नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेड मंत्रा हार्दिक स्वागत करता है। मैं शिवांगी आज आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं होती हैं उसके अंदर हमने अपनी जितनी भी संस्थाएं उन सभी संस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लास्ट जो संस्था आती है हमारी, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि वो किस प्रकार से हमें मतलब शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को किस प्रकार से परामर्श देती हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से सहायक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की जो हेडिंग है, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। ठीक है, सरकारी संगठन मतलब गवर्नमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, और गैर सरकारी मतलब जो प्राइवेट होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं वो। तो ये संगठन जो है किस प्रकार से सहायता करते हैं शिक्षकों की और बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में, ये किस प्रकार से सहयोग देते हैं, किस प्रकार से परामर्श देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश है हमारा, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा यूपी, तो उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, तो वो क्या है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, इम्पॉर्टेंट रही है। यहाँ पर्याप्त समय से शिक्षा स्थानीय निकायों के अधीन रही है। जो पहले का जो समय था उस समय से क्या हो रहा है, पहले के समय से ये जो शिक्षा है वो स्थानीय निकाय कौन से होते हैं, जो उसी स्थान के जो निकाय होते हैं उन स्थानीय निकायों के अधीन रही है। ठीक है, निकायों के अधीन रही है। अधीन का मतलब क्या है कि उनके नीचे, उनके अंडर में काम करती हुई आ रही है। जो शिक्षा है वो शिक्षा स्थानीय निकायों के अंडर, उनके नीचे चलती हुई आ रही है। फिर आगे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर जिला परिषदों का नियंत्रण रहा। जो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा है, जो गांव की शिक्षा होती है, गांव में जो विद्यालय वगैरह होते हैं उन पर क्या होता है, उन पर जिला परिषदों का जो मतलब ग्रामीण शिक्षा क्या है कि वो जो गांव है जहाँ पर वो विद्यालय है, तो वो गांव जिस जिले के अंदर आ रहा है, तो उस गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस जिला परिषदों का नियंत्रण रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 1972 सन 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद क्या हुआ, अस्तित्व में आने के बाद प्राथमिक विद्यालयों को इनके अधीन रखा गया। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये पारित हुआ, ये जब अस्तित्व में आए, इनका जो नामो निशान है वो आया, तो इनके आने के बाद क्या हुआ, इनके आने के बाद जो प्राथमिक विद्यालय है, जो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से बच्चों को प्राप्त होती है, तो उन प्राथमिक विद्यालयों को इनके अधीन रखा गया। किनके अधीन रखा गया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अधीन रखा गया। ठीक है, अधीन का मतलब क्या है कि उनके नीचे रखा गया, इनके अंडर में ये काम करेंगे, बेसिक शिक्षा अधिनियम। फिर आगे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संविधान के 73वें संशोधन, संविधान है हमारा संविधान बनाया गया। संविधान में कई प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। कैसे संशोधन का मतलब क्या है कि उसमें जो भी नियम लिखे गए हैं, अगर जनता को उन नियमों से कोई हानि पहुंच रही, कोई नुकसान पहुंच रही, तो संविधान को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट होती है तो वो उन चीज़ों को संशोधित कर सकती है, मतलब उनमें सुधार कर सकती है। बिल्कुल परिवर्तित नहीं कर सकती है, लेकिन उनमें चेंजेस ला सकती है, सुधार ला सकती है। तो जब 73वां संशोधन हुआ तो क्या कहा गया, 73वें संशोधन की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए 1 जुलाई सन 1999, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1999 को ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालयों और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्य स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्राथमिक विद्यालय जो थे इनको बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब ये संशोधन हुआ हमारे संविधान में, तब क्या हुआ, तब ग्राम पंचायतों, ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों को
ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्थानांतरित कर दी गई। मतलब पहले इन पर कौन नियंत्रण रख रहा था? पहले रख रहा था बेसिक शिक्षा अधिनियम, ठीक है, पहले इसके द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा था। अब क्या हुआ? अब वही चीज़ जो है वो ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित कर दी गई। मतलब ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो ग्राम पंचायतों को दे दी गई। क्लियर? अब क्या हुआ? स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, निर्णय ले लिया गया और स्थानांतरित कर भी दिया गया। फिर क्या हुआ? पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाया गया। क्या पंचायत राज अधिनियम जो था इसके अंदर ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाया गया। मतलब ग्राम शिक्षा समिति जो है यही सारे कार्य जो है वो देखने लगी, इसी को सारे कार्य जो है वो स्थानांतरित कर दिए गए। फिर इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो शिक्षा होती है उनके प्रति इनका दायित्व हो गया, ये उत्तरदायी होने लगी। देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की भूमिका। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारी प्राथमिक शिक्षा है, इसमें पंचायतों और स्थानीय निकायों की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से भूमिका रहती है, ये किस प्रकार से अपना रोल जो है वो निभाते हैं किसमें? प्रारंभिक शिक्षा में। तो पहला पॉइंट है आपका कि शैक्षिक संस्थाओं तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। ये एक संस्था जो है, ये निकाय जो है वो क्या करते हैं? वो शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। किस प्रकार से स्थापित करते हैं? जैसे कि जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं जहाँ पर बालक जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और समुदाय क्या होता है कि जिनके बीच में वो बालक रहते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। किस प्रकार से? कि शैक्षिक संस्थाओं की जो है उनकी क्वालिटीज़ को समुदाय तक पहुंचाना, कि वहाँ पर बालक को किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी, किस प्रकार से उसका भविष्य निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी जो छुपी हुई जो योग्यताएं हैं उनको बाहर निकाल कर लाएंगे शिक्षक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो समुदाय तक पहुँचाना। तो यही होता है कि घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। भाई और कोई तो रिश्तेदारी निभाएंगे नहीं ना, वो यही संबंध स्थापित करना है कि उनको उनकी जो उपयोगिता है वो बताई जाए। आगे दूसरा पॉइंट क्या है कि शिक्षा की उपयोगिता में सुधार। इन पंचायतों का और स्थानीय निकायों का ये कार्य भी होता है कि जो शिक्षा की उपयोगिता होती है और वो जो उसकी कोटि होती है उन पर सुधार करना चाहिए। उनमें ये सुधार करते हैं कि जो शिक्षा है वो किस प्रकार से और किस किस प्रकार से बालकों के लिए उपयोगी बनाई जा सके, किस किस प्रकार से जो बालक है वो शिक्षा का लाभ उठा सके, किस प्रकार से अपने भविष्य का निर्माण कर सके शिक्षा की सहायता से। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं ये पंचायत और स्थानीय निकायों की होती हैं। आगे अनुपस्थिति एवं कार्यविहीनता को कम करना। ठीक है, अनुपस्थिति किसकी कम की जाएगी? छात्रों की, बालकों की, बालिकाओं की और शिक्षकों की, उन सबकी अनुपस्थिति को कम करना। देखिए पहले क्या होता था? पहले होता था जब सरकारी स्कूल जो थे, प्राथमिक विद्यालय थे, वहाँ पर जो शिक्षक थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे? या तो ऐसा होता था ना कि अपना साइन करवा दिया किसी से और फिर छुट्टी पर है, या फिर क्या होता था कि अपना साइन करके चले गए छुट्टी पर, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई गवर्नमेंट जो है वो सैलरी दे रही है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब इस प्रकार फिर इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जब टीचर ही नहीं आएंगे स्कूल में तो बच्चे भी नहीं आएंगे, क्योंकि शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, आज के जो युग में, आज के युग में क्या है, आज के युग में ये है कि जो बालक है, बालक जो है, बालक भी बहुत अच्छे से जो शिक्षा है, विद्यालयों की जो शिक्षा है उसको सीरियसली ले रहे हैं। और जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दी गई है टीचर्स की और बच्चों की भी, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो प्रेजेंट जो है वो घर बैठे नहीं लगा पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो अनुपस्थिति है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अनुपस्थिति को उपस्थिति में परिवर्तित कर दिया गया है। अब आगे और क्या है? कार्यविहीनता को कम करना। कार्यविहीनता कैसे? कुछ ऐसा होता था कि कुछ जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वो आता था लेकिन वहाँ आकर अपने जो पर्सनल काम है उन कामों को करके अपना टाइम पास करते थे और चले जाते थे। शिक्षा पर इतना महत्वपूर्ण बल नहीं दिया जाता था। लेकिन इस कार्यविहीनता को कम करने की जो जिम्मेदारी है वो पंचायत और स्थानीय निकायों की होती है। अगला, प्रबंध को बेहतर बनाना। प्रबंध को किस चीज़ के प्रबंध को? कि जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं उनमें किस प्रकार से किस चीज़ का प्रबंध किया जा रहा है, क्या वहाँ पर कमी है या फिर कोई परेशानी हो रही है शिक्षकों को या फिर छात्रों को, इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो भी पंचायतों की होती है और स्थानीय निकायों की होती है कि किस प्रकार से
से वहाँ पर प्रबंध जो है वो प्रधानाचार्य किस प्रकार से प्रबंध कर रहा है, ग्राम प्रधान जो है वो किस प्रकार से प्रबंध कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखना जो है वो स्थानीय निकायों की जो है इनका उत्तरदायित्व होता है। अगला, स्थानीय राजनीति तथा सत्ता के दखल को दूर रखना। देखिए शैक्षिक संस्थाएं जो होती हैं, शैक्षिक संस्थाओं में किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो शैक्षिक संस्थाओं में स्थानीय जो राजनीति, जो वहाँ के जो राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनकी और जो सत्ता, उनके दखल को दूर रखना, कि वो किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना कर सकें उन शैक्षिक संस्थाओं में। तो इसका जो ध्यान है वो भी वहाँ की पंचायत और स्थानीय निकाय रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी जो स्थानीय निकायों की भूमिका और पंचायतों की भूमिका है वो एंड होती है। आगे जो है वो जिला स्तर के निकाय, ये तो था हमारा पंचायत, ग्राम पंचायत की जो ग्रामीण स्तर पर। अब आगे जो हमारा पॉइंट है वो जिला स्तर के निकाय की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो निकाय होते हैं वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला आपका है कि शैक्षिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी। तो शैक्षिक संस्थाओं में या शैक्षिक संस्थाओं से रिलेटेड जो भी जगह हैं वहाँ पर जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होने हैं, किसी भी प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम ले लीजिए, कोई सम्मेलन ले लीजिए, शिक्षक सम्मेलन या छात्र सम्मेलन या पुरस्कार वितरण या फिर स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, इन सारी चीज़ों पे अगर कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम होना है तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेता है? इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो जिला स्तर के निकाय लेते हैं। नेक्स्ट, आयोजन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी। किस प्रकार का आयोजन? वही बात है कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम जो है इनका आयोजन और इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? जिला स्तर के निकाय लेते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों में वही जो सब मैंने बताया अभी कि मतलब गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर किस प्रकार से क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और आयोजन की वहाँ पर अगर कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई जिम्मेदारी वहाँ पर पूरी नहीं की गई है, तो उन सारी चीज़ों का जो है आयोजन, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, कोई प्रबंध करना है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो जिला स्तर के निकाय देखते हैं। ये था आपका कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जो है वो किस प्रकार से सहयोगी होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आज हमारी जो परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।